पढ़ेगा भाई मेरे। आयुषी तुम पढ़ना चालू करो। 1% company. The Companies Act 2013 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. Section Subsection 62 of Section 2 of the Companies Act 2013 defines one-person company as a company which has only one person as a member. देखो One person. नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप लोग यदि ये सोचते हो ना कि सर जो क्वेश्चन अभी जून अटेम्प्ट में आ गया वो नवंबर में नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट हाँ उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आप ये छोड़ सोच के टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि ये तो जून में आ गया तो नवंबर में नहीं आएगा। नो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करके जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सर देखो आ गया है पिछले एग्जाम में, लेकिन इसका ये मतलब ना है कि आप छोड़ दें उस चीज को। एक बार देख के समझ के जरूर जाए, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे आ जाए, हो सकता है नहीं है, चांसेस थोड़े से कम है, बस बात इतनी सी है। इतनी बात ध्यान रखना। तो सर ये सेक्शन जो है ना ओबीसी का, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। सब सेक्शन 62 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 में क्या है, यदि आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 उठा के देखोगे ना, उसमें सारी डेफिनेशंस भरी हुई हैं। ए टू जेड जो भी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट की हैं वो कहां पर दी गई है, सेक्शन 2 में दी गई है। ठीक है सर, अल्फाबेटिकली दी गई है, तो ओपीसी स्टार्ट्स विद ओ, लास्ट में जाके आ रही है। ठीक है, तो ओपीसी कौन है, कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है सर। अब ये कंपनी क्यों इंट्रोड्यूस करी गई, आगे बढ़ गई। One-person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. OPC differs from sole proprietary concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of a member, whereas in the case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets, constituting of official and personal. सर मैंने आपको कल ही समझाया था, एक अकेले बंदे के पास में बिजनेस स्टार्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना ले या फिर वो ओपीसी बना ले। ठीक है सर, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी और उसको बनाने वाले मेंबर्स अलग अलग होते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है इन टू द आइज ऑफ लॉ। इसलिए कॉर्पोरेटाइजेशन का कॉर्पोरेटाइज अरे यार सॉरी कॉर्पोरेटाइजेशन का बेनिफिट ओपीसी में मिलेगा, जो कि अलग अलग होने का। तो यहाँ मेंबर जो भी 1% है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी बेटा। जबकि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की जितनी भी देनदारियां हैं यदि वो नहीं चुका पाई तो सर उस बंदे का जिसने सोल प्रोप्राइटर है उसकी घर की प्रॉपर्टी भी बेच के और पैसा चुकाया जा सकता है यहाँ पर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। चलिए आगे। The procedural requirements of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. सर दूसरी कंपनी जो होती है ना उनको बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती हैं। सर सबसे पहले कंपनी बनाने फॉर्मेशन के लेके, फिर उसको चलाने के लिए कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, मीटिंग्स के लिए कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे। जबकि ओपीसी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, इसका फॉर्मेट स्मॉल है, सिंगल पर्सन वाला है, तो इसके लिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बहुत आसान रखी गई हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे। According to Section 3, Subsection 1, Subsection C of the Companies Act ऐसे नहीं पढ़, 2013, ऐसे नहीं पढ़, ऐसे पढ़, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन सी या क्लॉज सी, इसको क्लॉज सी बोलना, अकॉर्डिंग टू क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, उल्टा पढ़ते हैं, क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, ऐसे पढ़े इसको।
According to Clause C of subsection 1 of Section 3 of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed and as at least one member. ये एटलीस्ट हटा देना, एंड एज वन मेंबर, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट क्या बताना चाह रहा है सेक्शन, ये जो है सब सेक्शन सी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ या सब क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 कि सर ओपीसी एक तरीके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट में भी लिमिटेड कंपनी में भी सर कैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी। सो ओपीसी इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, दैट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी, और उतनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब अभी तक कुछ भी नहीं की गई है, ठीक है, एंड हैज वन मेंबर। चलिए सर अब सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट कर कानूनिया। Only one person as a member. Minimum paid up capital, no limit prescribed. The memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company. मैंने आपको कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाने के दौरान, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाने के दौरान बोला था कि सर वैसे तो एक नॉर्मल कंपनी के मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होते हैं, लेकिन सर ओपीसी में एक 7वां क्लॉज और आएगा विच इज द नॉमिनी क्लॉज। सर नॉमिनी कौन? जो ये बंदा ओपीसी का सोल मेंबर है, यदि उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में सर ये नॉमिनी आएगा और इस सोल मेंबर की जगह ले लेगा और वो कंपनी को चलाएगा, ठीक है सर। तो सर मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, जिसका नाम नॉमिनी होता है, जो किस केस में मेंबर बनेगा? इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ। सर सब्सक्राइबर क्यों? क्योंकि वन ही मेंबर है जिसने, वन ही शेयर होल्डर है जिसने सब्सक्राइब किया। सो इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उस सब्सक्राइबर को या तो डेथ हो गई या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो उसकी जगह पे वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form, and the same shall be filed with registrar of companies at the time of incorporation. सर बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, ये अदर पर्सन कौन है? नॉमिनी है। तो नॉमिनी देवांश यदि जीत पटेल को है ना नॉमिनी बनाना चाह रहा है, अपनी मर्जी से उसका नाम नहीं चिपका सकता, पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी रिटन में, और साथ में वो फाइल करनी पड़ेगी जब कंपनी को बना रहे होंगे, इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे उस समय। नेक्स्ट, Such other person may be given the right to withdraw his consent. सर नॉमिनी अपनी कंसेंट नॉमिनी बनने की बाद में भी विड्रॉ कर सकता है, और आपने देवांश ने जिसने ओपीसी बनाई है वो भी यदि चाहे तो नॉमिनी को बाद में पलट सकता है, क्योंकि अब जीत पटेल से दुश्मनी हो गई तो मैं अब उसको नॉमिनी नहीं रखना चाहता, मैं दूसरे को रखना चाहता हूं, तो फिर मैं भी उसको हटा सकता हूं, और नॉमिनी खुद भी चाहे तो भी वो नॉमिनेशन से हट सकता है। पढ़ वही इसको। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. देखो सर, Any such change. अरे रुक जा, देखो देवांश ने एक ओपीसी खोली थी कल, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा हूँ। जीत पटेल को अपना नॉमिनी बनाया था, हाँ सर बिल्कुल उसको बनाया था। अब बाद में देवांश और जीत की लड़ाई हो गई, तो देवांश चाहे तो नॉमिनी चेंज कर सकता है, लेकिन वो नॉमिनी, नए नॉमिनी जो भी अंदर आ रहा है, मान लो उसने आयुषी को नया नॉमिनी बनाया है, तो सबसे पहले तो इसकी रिटन कंसेंट लेगा, ठीक है सर, कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूँ। उसके बाद में सर देवांश क्या करेगा? ओपीसी को इन्फॉर्म करेगा, और ओपीसी क्या है? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी कि हम अपना नॉमिनी चेंज कर रहे हैं। ये स्टेप आएगा बीच में, डायरेक्टली देवांश रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो पहले कंपनी को करेगा और कंपनी रजिस्ट्रार को करेगी। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. सर देखो, नॉर्मल कंपनी का एमओए है, उसमें आपको अमेंडमेंट करना है, चाहे नेम क्लॉज अपना नाम बदलना है, चाहे ऑब्जेक्ट क्लॉज, चाहे आपको अपना ऑब्जेक्टिव बदलना है, चाहे लाइबिलिटी क्लॉज, कुछ भी पलटना है, तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, जो कि एक संपूर्ण लंबी मतलब प्रोसेस है अपने आप में। ठीक है सर, लेकिन यही मैंने आपको कहा कि ओपीसी का एमओए है, उसमें 7 क्लॉजेज होते हैं। 7वां क्लॉज कौन सा होता है सर? नॉमिनी क्लॉज। यदि कोई ओपीसी अपना नॉमिनी पलटना चाह रही है, तो इस नॉमिनेशन क्लॉज में अमेंडमेंट को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज या अल्टरेशन नहीं मानेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो आपको वो पूरी प्रोसेस फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। खुद लॉ क्या बोल रहा है कि सर नॉमिनी चेंज कर रहे हो, पॉइंट नंबर 7 में नॉमिनी का नाम आता है, नॉमिनी को चेंज कर रहे हो तो आपको क्लॉज नंबर 7 में चेंजेस करने पड़ेंगे। सर इसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन? नहीं सर, छूट दी गई है। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं कि ऑल्टरेशन में पूरी मीटिंग बुलाई जा रही है, फलान ढीम सारे गाने गाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो बस इसको हम मानेंगे ही नहीं ऑल्टरेशन के बरोबर, इसलिए आपको वो सारी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ गए। Only a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year shall be eligible to incorporate a OPC, shall be a nominee for the sole member of a OPC. स्टॉप। सर्जिकल क्या बताया था आप सब लोगों को? कौन कौन जना ओपीसी बना सकता है, यानी उसका सोल मेंबर बन सकता है, यानी कि उसको बोल सकता है, कौन उसमें नॉमिनी बन सकता है? ये आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में गलत कैप्चर हुआ है। जहां तक मेरे को समझ है, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। और अभी इस बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो देखिए आईसीएआई के ड्राफ्ट आंसर आ जाने दीजिए, उसमें आईसीएआई खुद क्या स्टैंड ले रहा है वो भी अपने को पता पड़ जाएगा। ठीक है, उससे भी बड़ी बात सर, सबसे पहले तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दोनों के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है भाई, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। आर्टिफिशियल कंपनी कोई ओपीसी नहीं खोल सकती है ना, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट थी ना कि सर ये पहली नेचुरल पर्सन, दूसरी इंडियन सिटीजन, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि सर he should be or he or she should be resident in India in the immediately preceding financial year. सर रेजिडेंट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटलीस्ट 120 डेज और ज्यादा इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर अब लिख दिया वेदर ही इज रेजिडेंट और अदरवाइज, तो यानी अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, एग्जाम में कल मैंने आपको ओबीसी का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या आया था बेटा कि सर फॉरेन सिटीजन को नॉमिनी बनाना चाह रहा था। सर नॉमिनी भी कौन होगा? सर ये 1 और 2 जो फॉलो करेगा, नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो वो ही नॉमिनी बन सकता है। तो सर फॉरेन सिटीजन कैसे नॉमिनी बन सकता था? वहां उसने डेज का फंडा ही हटा दिया, दोनों में, एक में 135 दिन रख दिए, एक में 124 या 25 दिन रख दिए थे। इसलिए क्या है, अपन ने देश के हिसाब से तो अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं था, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से तो देखना ही नहीं था। नेचुरल पर्सन था और इंडियन सिटीजन था, ये दोनों के लिए अपने को चेक करना था, जो अपन ने कल क्वेश्चन किया था उसमें। जिन लोगों ने रिवाइज किया वो मेरी बात से ताल्लुकात रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब देखो यहां पर भी आपको फंसाने की कोशिश होती है। कैसे? कि सर एक ब्रदर हैं बी, उन्होंने एक ओपीसी खोली, जो ओपीसी के सोल मेंबर है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी सिस्टर, जो कि एक नेचुरल पर्सन है प्लस इंडियन सिटीजन भी है, उनको अपना नॉमिनी बनाया। ठीक है सर, अब इन सिस्टर की शादी हो रही बाहर विदेश में, फॉरेन में। सर भले ही तो क्या अब इनसे नॉमिनेशन, और ये हमेशा के लिए बाहर रहने के लिए जा रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
सिस्टर पहले तो इंडिया में ही रिसाइडेड थी, ठीक है, अब इनकी फॉरेन में शादी हो रही है, नंबर वन, और ये परमानेंटली बाहर रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या अब इनको नॉमिनेशन छोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सर इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। देखो सर, नॉमिनी की रिक्वायरमेंट क्या है? नॉमिनी की रिक्वायरमेंट है कि सर वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिस्टर नेचुरल पर्सन है। दूसरा, सर शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। सर वो भले ही शादी करके बाहर जा रही है, विदेश जा रही है, पर है तो वो इंडियन सिटीजन ही। यस सर। लोग यहाँ गच्चा खा जाते हैं कि यार वो तो फॉरेन में शादी करके जा रही तो वो फॉरेन सिटीजन हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वो भले ही शादी करके परमानेंटली बाहर सेटल हो रही है। प्लस तीसरा, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वेदर शी इज रेजिडेंट और नॉट, इट इज इमटेरियल फॉर अस। तो सर अब वो भले ही 120 दिन से भी कम हो जाए, मेरे हिसाब से अब वो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज रेजिडेंट और नॉट दैट डजंट मैटर। तो सर शादी करने से भी कोई वो फॉरेन सिटीजन नहीं बन जाएंगे, वो शी इज स्टिल एन इंडियन सिटीजन जब तक कि वो अपनी सिटीजनशिप खुद नहीं छोड़ देती है, ठीक है। तो अभी भी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, इसलिए वो सिस्टर भले ही शादी करके परमानेंटली बाहर सेटल हो रही हैं, वो अभी भी नॉमिनी बनी रह सकते हैं, उनको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके आपको एग्जाम में कच्चा देके फंसाया जा सकता है। मैंने कल भी बोला था यहाँ पर एंड नहीं आएगा, ठीक है। So whether stayed in India for a period of 120 days in the immediately preceding financial year or not. So whether resident in India or otherwise, it doesn't matter at all. ठीक है, तीनों बातें बता दी, दो ही अब मैटर करती है, नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन। आगे बढ़ दो। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. सर देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। अपना देवांश है, देवांश एक बार में एक ही ओपीसी खोल सकता है, एक साथ दो दो ओपीसी नहीं खोल सकता है ना, गलत है। और देवांश एक बार में एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, दो दो ओपीसी में एक साथ नॉमिनी नहीं बन सकता है ना, गलत है। बट इसका देखो, लेकिन देवांश एक बार में एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, तो भी ये रूल टूटेगा नहीं। ये रूल तो इतना बोलता है एक बार में एक से ज्यादा ओबीसी में मेंबर नहीं बनना है, एक से ज्यादा ओबीसी में नॉमिनी नहीं बनना, ठीक है। बट एक में नॉमिनी और एक में मेंबर आप बन सकते हो। आगे बढ़ो। No minor shall become member or nominee of the OPC or can hold share with beneficial interest. चलिए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, माइनर ओबीसी में नहीं आ सकता। आगे। Such company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8 of the Act, though it may be converted to private or public companies in certain cases. अगर ओपीसी का फॉर्मेशन सेक्शन 8 कंपनी की तरह ना हो सकता है, ना कन्वर्जन हो सकता है, हाँ दो इट में भी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में उसका कन्वर्जन किया जा सकता है, ठीक है। आगे। Such company cannot carry out non-banking financial investment activities, including investment in securities of anybody corporate. सर कल मैंने आपको बताया था, कुछ तो होते हैं बैंक्स, कुछ होती हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करती हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर मी?
Are you all able to hear me? Yes, sir. There was some technical error in between, so I got disconnected. ठीक है, just give me a second. So sir, such company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate. यानी कि सर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट एक्ट एज एन एनबीएफसी. अब आप छोटे हो उस काम के लिए. कल को आप लोगों का रुपया एकत्रित करके भाग गए इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, या लोगों से इन्वेस्टमेंट करा के भाग गए, कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? ठीक है. और आप किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी की सिक्योरिटीज में भी पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते. बहुत सिंपल सी बात है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. If one person company or any officer of such company contravenes the provisions, they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which such contravention continues. सर आपने ऊपर दिए गए नियमों में से कोई भी नियम तोड़ा है, आपने ऊपर दिए गए नियमों में से कोई भी नियम तोड़ा है, तो सर पहली बार तो हम आप पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे, और फिर दूसरे दिन से जितने दिन तक वो गलत काम आप कंटिन्यू करते गए हैं हर दिन के लिए, फॉर ईच डे there will be a penalty at the rate ₹1,000 per day. जब तक वो गलत काम कंटिन्यू रहा है. 50 दिन रहा है तो 50,000 रुपए, 365 दिन रहा है तो 3,65,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए. पहला दिन का देखो, पहली बार 10,000 रुपए, और फिर सेकेंड डे से हर दिन के लिए 1,000 रुपए. ठीक है. पहले दिन से 1,000 रुपए नहीं बोला, पहले दिन के लिए 1,000 रुपए इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक बार आपने गलती की तो सीधा 10,000 रुपए की पेनल्टी, फिर दूसरे दिन से 1,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, जितने दिन के लिए भी वो गलत काम कंटिन्यू रहा है कंपनी के ओपीसी के अंदर. सो ओपीसी या उसका कोई भी ऑफिसर जो ओपीसी का है, ओपीसी के प्रोविजंस को गलत मानता नहीं है या कुछ गलती कर देते हैं, they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees, 10,000 रुपए, and with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first day. यानी कि सेकेंड डे से, during which such contravention continues. सेकेंड डे से लेके जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, गलत काम हुआ है, हर दिन के लिए 1,000 रुपए जोड़ लेना, और पहले 10,000 रुपए, उसमें बाकी में हर दिन सेकेंड डे से हर दिन के लिए 1,000 रुपए. ठीक है सर. तो ओपीसी जो है उसको खोलने के कुछ बेनिफिट्स. ओपीसी क्या है? 1 मेंबर कंपनी है, आयुषी ऊर्जा, प्राइवेट कंपनी है नेचर में, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रही है. क्या हो गया बेटा? Sir, can a person have two citizenship of a country? Can a person has Two citizenship. See, this is not exactly our topic, क्योंकि कई जगह ग्रीन कार्ड लगता है, कई जने सिंगापुर के यहाँ के सिटीजन होके हमारे यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है. तो 1 मिनट टाइम अप हो रहा है, आप सब लोग रीजॉइन करो, फिर मैं इस पे बोलता हूँ.